लोग एसिडिटी समझ के या बहुत कॉमन सिम्टम समझ के इग्नोर कर देते हैं, ये तो होता रहता है। कोई भी सिम्टम्स अगर आपको ज़्यादा देर तक तंग कर रहा है या उसके साथ पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं। 90% ऑफ केसेस में हम हार्ट अटैक को डायग्नोज कर सकते हैं। बाईस्टैंडर CPR इज़ द वन दैट विल हेल्प, क्योंकि उस समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर आपको हेल्प करे। उसकी रिकवरी के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं कि वो कॉमन ही होते हैं? साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं महिलाओं में। कोई एक बंदा है जो जिम गोइंग बंदा है, उसके बाद भी उसे हार्ट अटैक आ रहा है, वो कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है? जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत बार लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। Supplements. समटाइम्स दीज सप्लीमेंट्स कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स। लिक्विड प्रोटीन शेक्स आर शोन दैट दे इंक्रीजेस चांसेस ऑफ हार्ट अरेस्ट। वैसे तो बॉडी का हर एक ऑर्गन इतना इम्पॉर्टेंट होता है और उसकी अलग ही एक इम्पॉर्टेंस होती है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि बॉडी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है हमारा हार्ट। अगर आपका हार्ट ही हेल्दी नहीं होगा तो मुझे लगता है आपके बाकी के ऑर्गन भी उस तरीके से काम नहीं करते हैं। तो कैसे इसको सेफ रखा जाए, कैसे इसे हेल्दी रखा जाए और कैसे हार्ट अटैक के रिस्क को या हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम किया जाए, इस बारे में जानने के लिए आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर, देखिए, मैं हार्ट अटैक और हार्ट डिज़ीज़ के बारे में बहुत स्टार्टिंग से ही शुरू नहीं करूँगी, लेकिन आजकल जो है, पहले तो हम ये बात करते थे कि हार्ट अटैक या हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क जो है 40s में शुरू होता है, लेकिन आज की डेट में 15-16 एज में भी हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या ये जेनेटिक है या फिर ये कोई लाइफस्टाइल फैक्टर है? देखिए, जब भी आप हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो हमें दो मोटे मोटे कैटेगरीज़ में डिस्कस करना चाहिए। एक तो जो ट्रेडिशनल हार्ट अटैक है, जिसमें कि आर्टरीज़ की ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक होता है, जिसको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। दूसरा एक जो आपने जनरली सोशल मीडिया में देखा होगा कि यंग लोग सडनली कोलैप्स कर गए, डांस करते हुए कोलैप्स कर गए, क्रिकेट खेलते हुए कोलैप्स कर गए, उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। ठीक है। सटल डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट में होता है कि हार्ट सडनली रुक गया और उसका कारण मोस्टली अरिथमियास के कारण होता है कि हार्ट की धड़कन सडनली या तो बहुत तेज हो गई, हाथ धड़कने की जगह फड़कने लग गया और ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली और बंदा कोलैप्स कर गया, या फिर स्लो हो गया हार्ट बहुत और उसके कारण कोलैप्स कर गया। तो अगर हम ये कार्डियक अरेस्ट को डिफाइन करें तो दो एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, एक यंग में ज़्यादा होता है और एक ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में जनरली जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो हार्ट अटैक के कारण होता है, यानी ब्लॉकेज हुई जिसके कारण अरिथमिया हुआ और जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ। अच्छा। परंतु यंगर एज में, जैसे आपने 15 साल 16 साल 12 साल की उम्र में जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा फुटबॉलर्स हैं, यंग बिल्कुल हेल्दी हैं, दे सडनली कोलैप्स, उनमें अरिथमिया के कारण होता है, जो कि एक जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी अबनॉर्मलिटीज़ के कारण होता है। एंड देयर आर सर्टेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस टू इट। कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ लोगों की अगर फैमिली में हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस कुछ स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जिसको बोलते हैं, वो पेशेंट भी ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जनरली इंडिया में तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट विदेशों में जो भी एथलीट्स बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज के लिए या मैराथन के लिए या बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, उन एडोलेसेंट लोगों की स्क्रीनिंग होती है, जिसमें कि ECG करना होता है, इको करना होता है, और उससे हम ये जो अरिथमिक डेथ्स, सडन डेथ्स जो होती हैं, उनको हम पहले ही उस टाइप के एथलीट्स को हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है, और उनको हम फिर अवॉइड कर सकते हैं कि भाई आप एक लेवल से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ना खेलें। देखिए, यहाँ पे आपने अभी बोला कि एथलीट्स का तो प्री चेक हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ECG वगैरह पहले करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ मैं इंडियंस के बारे में बात करूँगी। अभी अगर आपने देखा होगा तो करंटली बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए, ऐसे न्यूज़ेस हमने देखे जहाँ पे स्कूल स्टूडेंट है, परफॉर्म कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं या फिर घर जा रहे हैं या टिफ़िन खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, इन बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और सडन उनकी डेथ हो जा रही है। इसके पीछे क्या रीज़न? क्योंकि
ना पेरेंट्स इस चीज़ को लेके अवेयर हैं, ना वो मेंटली प्रिपेयर हैं, और अचानक से हार्ट अटैक हो जा रहा है उन बच्चों को, छोटे बच्चों को। Indians are more prone to have cardiac diseases. Genetically, ethnically, we are more prone to have cardiac diseases. वेस्ट में जो चीज़ें हम बोलते हैं, जैसे आपने कहा 50 साल की उम्र, उनको यंग, उनका डेफिनेशन ऑफ यंग हार्ट अटैक इज़ लेस देन 50। हमारे तो 30-40 साल की उम्र में काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं। तो एज ए एथनिक ग्रुप इंडियंस आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज़, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए जो आज की डेट में जो रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल के रिकमेंडेशंस हैं, डायबिटीज़ के रिकमेंडेशन है, या बॉडी वेट की डेफिनेशंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले इंडियन कंट्रीज़ की ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में BMI 25 से ज़्यादा को ओवरवेट माना जाता है, इंडियन कंटेक्स्ट में उसको 23 से ज़्यादा को ओवरवेट माना जाता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोला जाता है कि आप अपना LDL कोलेस्ट्रॉल को 100 से कम रखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ बेटर टू कीप इट लेस देन 70, और अगर आपको हार्ट डिजीज़ हो गई है तो लेस देन 50। सो हमारे, क्योंकि वी आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज़, हमें उसकी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। BP बेटर कंट्रोल हो, शुगर बेटर कंट्रोल हो, कोलेस्ट्रॉल बेटर कंट्रोल हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट्स, इंडिया में जो है CVDC यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के कारण 27% रिस्क होता है डेथ्स का। वही मैंने बताया कि एक तो प्रेवलेंस ज़्यादा है, अर्ली एज में होता है, और जब होता है तो उसका आउटकम्स भी वर्स होते हैं। सो ऑल थ्री थिंग्स आर हैम्परिंग आवर कंट्री, अस एज साउथ एशियंस, और आवर कंट्री की जो, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारा जो एथनिक ग्रुप है वो सारा शामिल है। तो हमें इट इज़ बेसिकली, वी आर नाउ बिकमिंग द हार्ट डिजीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और हम अगर शुरू से इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे एजिड पॉपुलेशन में जा रही है, हमारा पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी है, पहले हमारे यंग लोग ज़्यादा थे, अब हमारे वर्किंग क्लास ज़्यादा है, और थोड़े समय के बाद हमारी एल्डर जनरेशन ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हमारा डेमोग्राफी चेंज होगा, हमारा बर्डन ऑफ डिजीज़ ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम विल इंक्रीज़। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा वर्किंग क्लास है, जो हमारा आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बेस है, और जो सबसे ज़्यादा हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है एज ए कंट्री, उसको हम कैसे सेफगार्ड करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिज़ीज़ होने से पहले ही उसको ट्रीट करें, मतलब कंट्रोल करें, और अगर डिज़ीज़ हो जाती है तो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करें। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आई है, जिससे इवन हार्ट अटैक अगर आपको पड़ रहा है या हो रहा है, अगर आप समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, समय पे आपकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, या जो क्लॉट बर्स्टिंग मेडिकेशन है अगर वो समय पे मिल जाती हैं, तो आप हार्ट के परमानेंट डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट उस समय टाइम इज़ एसेंशियल, उस समय टाइम वेस्ट करना नहीं है। गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। वन शुड बी अवेयर ऑफ वंस बॉडी, अपने सिम्टम्स को पहचानना है। चेस्ट में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, जबड़ों में दर्द हो रहा है, उसको ये ना सोचें कि ये गैस है, उसको इग्नोर ना करें। कोई भी सिम्टम्स अगर आपको ज़्यादा देर तक तंग कर रहा है, या उसके साथ पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, अपना चेकअप कराएं। बेसिक चेकअप्स, ECG, एक ट्रोपोनिन आई ब्लड टेस्ट होता है, वो इको अगर अवेलेबल, तो वो बेसिक चेकअप से आपको काफ़ी हद तक 90% ऑफ केसेस में हम हार्ट अटैक को डायग्नोज कर सकते हैं। नहीं, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, जैसे कि आपने बताया कि लोग एसिडिटी समझ के या बहुत कॉमन सिम्टम्स समझ के इग्नोर कर देते हैं, ये तो होता रहता है। तो अगर कार्डियक अरेस्ट, क्या आपने बोला कार्डियक अरेस्ट सडन कोलैप्स्ड वाला सीन होता है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट और एक हार्ट अटैक के डिफरेंस को समझ सकते हैं हम, उनके सिम्टम्स को हम जान सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, सडन कार्डियक अरेस्ट तो बंदा कोलैप्स ही कर गया। हाँ, कोलैप्स कर गया, लेकिन तो उससे पहले हमें कोई सिम्टम्स पता चलते हैं? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उस तरह के सिचुएशन में जहाँ पर सडन कोलैप्स हुआ है, उसमें तो इट इज़ अ रियल इमरजेंसी, और उस समय इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट, जिसको हम CPR बोलते हैं, CPR उस जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जो अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, धड़कन जिसकी बंद हो गई है, उसका ट्रीटमेंट उस समय CPR ही है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है।
जिसमें आप कार्डियक मसाज करते हैं। हाँ। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन एन ले पर्सन बाई स्टैंडर्ड CPR इज़ द वन दैट विल हेल्प, क्योंकि उस समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर आपको हेल्प करे। एवरी मिनट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल डिक्रीजेज बाय 10%। तो अगर आप समझिए कि 5 से 7 मिनट उस पेशेंट को नहीं रिवाइव करा गया तो उसकी रिकवरी के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल जनरल पब्लिक, स्कूल्स में टीचर्स को, जिम इंस्ट्रक्टर्स को, अब आप देखिए जो लोग कोलैप्स करते हैं जिम में, अगर आपने देखा कोई उनकी कार्डियक मसाज नहीं कर रहा है, अगर उस समय उसकी कार्डियक मसाज हो, कोई उसको रिवाइव करने की कोशिश करे तो हो सकता है उसको बचाया जा सके। तो एवरीबडी शुड नो CPR एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। जो अमेरिकन, क्या आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को प्रॉपर CPR देने का तरीका? देखिए CPR देने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले आप पेशेंट को रिस्पॉन्स, पहले तो देखें कि पेशेंट कोई ऐसी डेंजरस जगह पे तो नहीं है, बीच सड़क पे तो कोलैप्स किया तो आप उसको साइड में लेके आएँ, जिससे आपकी भी सेफ्टी, पेशेंट की भी सेफ्टी। दूसरा, अगर कोई और आपके साथ है तो उसको बोलें कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करें। तीसरा, पेशेंट का देखें कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उसको थपा के देखें, कोशिश करें कि सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो देन आप उसको कार्डियक मसाज शुरू करें। कार्डियक मसाज में सिंपल है, आप पेशेंट के राइट साइड में घुटने के बल बैठ जाएं और ऐसे हाथ को इंटरलॉक करके जो रिब है, रिब का जो एंड है उससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आप उनको कंप्रेशन देना है। जब आप कंप्रेशन दें तो ये आपका एल्बोज मुड़ने नहीं चाहिए, आपका जो कंधा है वो लॉक रहना चाहिए और ऐसे आपको नीचे कंप्रेस करना है। और आप कोशिश करें कि लगभग 2 इंच के करीब आपका हाथ अंदर जाना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर या 2 इंच के करीब। जो आपकी रेट होना चाहिए वो 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि एक गाना है, बहुत पॉपुलर गाना है, स्टेइंग अलाइव, जो गाना है स्टेइंग अलाइव, अगर आप दिमाग में चलाएं उसकी बीट के हिसाब से अगर उस आप बीट देंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 100 बीट्स पर मिनट। सो इट्स एक्चुअली रिकमेंडेड बाय द दिस थिंग टू सिंग द सॉन्ग इन योर ब्रेन, और उसकी बीट के हिसाब से अगर आप बीट देंगे तो 100-110 बीट्स पर मिनट का होता है। ठीक है। आजकल रिकमेंडेशन ये है कि आप माउथ टू, पहले होता था माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी करनी चाहिए, पर देखा गया है कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग से लोग हेजिटेट करते हैं, इन्फेक्शन का डर होता है, लोग उतना नहीं उसको एक्सेप्टेबल मानते हैं, तो उस कारण से बहुत बार CPR डिले हो जाता था। तो अब क्या है, अब रिकमेंडेशन ये है ओनली कार्डियक, ओनली CPR। अगर आप बाई स्टैंडर हैं, आपको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ आप कार्डियक मसाज करें। फिर दूसरा बंदे को आपने बोला हुआ है एम्बुलेंस के लिए, जब तक एम्बुलेंस आती है आप कार्डियक मसाज। और ये कितनी देर तक करना होता है? देखिए, जब तक या तो पेशेंट रिवाइव हो जाए, कि वो उसको होश आ जाए, वो रिस्पॉन्ड करने लग जाए, या जब तक एम्बुलेंस आ जाए। जब वो देखिए एज ए बाई स्टैंडर, एज ए ले पर्सन, यू कैन नॉट एक्चुअली टेक ए डिसीजन कि कब उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? राइट। तो उसमें ये होता है कि अगर आप थक गए हैं तो आप दूसरे को भी थोड़ी देर में चेंज करते रहें और उम्मीद करें कि कोई मेडिकल वो आए। बट जैसे मैंने बताया कि अगर आप छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उस व्यक्ति के बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो CPR आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो। सिर्फ हाई BP की बात नहीं करूँगी, अदर देन देयर और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, जैसे हाई BP हो गया और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, आपका जो वेट गेन है, जो आपका मोटापा है। तो इन तीनों में से मैं ये जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा हाई रिस्क हार्ट अटैक के कौन से प्रॉब्लम्स में है? देखिए, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको अपने बॉडी का ABC आना चाहिए। A इज़ योर HbA1c। HbA1c एक 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है। सिंपल ब्लड टेस्ट ब्लड में टेस्ट करा जाता है, और वो अगर आपका एक पर्टिकुलर लेवल 6.5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपको डायबिटीज़ है। बहुत से लोग क्या आते हैं, ब्लड शुगर चेक करा लेते हैं। ब्लड शुगर चेक कराया और बढ़ा हुआ आया तो वो बोलते हैं अरे नहीं, कल मैंने थोड़ा सा हैवी खा लिया था, या कल रसगुल्ले खा लिए थे, या कल गुलाब जामुन खा लिए थे, इससे बढ़ा हुआ है। और वो दे आर इन अ फेज ऑफ डिनायल, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ हो भी सकती है। तो उसका यही आंसर है, अगर आपका HbA1c आपका अगर ठीक है
5.6 से कम है, दैट मीन्स यू आर नॉट डायबिटिक। 5.6 से 6.5 तक है, दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक, आपको सावधान रहना है। 6.5 से ऊपर है, दैट मीन्स यू आर डायबिटिक। अब उसका ट्रीटमेंट आप दवाइयों से करें या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करें, वो अलग बात है, बट यू शुड नो वेदर यू आर ए डायबिटिक और ए प्री डायबिटिक और ए नॉन डायबिटिक। तो ये हो गया। बी हुआ आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको अपना पता होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, आप डॉक्टर के पास गए हो, आप अपने बच्चे को दिखाने गए हो, अपने फादर मदर को दिखाने गए हो, घर पे भी चेक करने घर से। पे आजकल डिजिटल ऑपरेटर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। किसी के पास, मेरे हिसाब से तो हर एक घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स होना चाहिए, हर एक के फायदे के लिए। तो आप अपना नापते रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 से नीचे रहता है तो आप स्वस्थ हैं। यंग लोगों में और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि भाई 120/80 के आसपास रहे, बट 130/90 तक एक्सेप्टेबल है। 130 और 90? हाँ, ऊपर वाला 130 सिस्टोलिक 130 और नीचे वाला 90 या 85 से नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑन एन एवरेज रहता है, देन इट्स ओके। लो बीपी में भी रिस्क रहता है? लो बीपी का रिस्क रहता है, बट देखिए लो बीपी अपने आप में एक बीमारी नहीं है। लो बीपी बहुत से लोग होते हैं जो थोड़े पतले दुबले होते हैं, स्पेशली इंडियन फीमेल्स जो पतली दुबली होती हैं, उनका ब्लड प्रेशर 100 और 90 के आसपास रहता है। हाँ, उसमें अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई चक्कर नहीं आ रहे, आपको कोई वीकनेस नहीं हो रही, आप अपने डेली एक्टिविटी में सब काम कर पा रहे हो, तो उसमें कोई ऐसी हार्म वाली बात नहीं है। तो लो बीपी पर से एक बीमारी नहीं है। लो बीपी किसी और बीमारी के कारण हो सकता है। आपको इन्फेक्शन है तो हो सकता है, आपका हार्ट वीक है तो हो सकता है, और किसी कारणों से आपका बीपी लो हो सकता है। अपने आप में लो बीपी इटसेल्फ इज नॉट ए, क्योंकि हाई बीपी की तो मेडिकेशंस होते हैं, लो बीपी की लो बीपी का में हमें किस कारण से लो बीपी हुआ फिर उसको ट्रीट करना है। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट करना है, हार्ट वीक है तो हार्ट को सपोर्ट करने के लिए दवाइयाँ देनी है। तो दैट इज़ बी। और सी है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में लिपिड प्रोफाइल जिसे बोलते हैं वो हमें कराना चाहिए। एनीबडी हु इज़ अबव 30 शुड ऑल एटलीस्ट गेट लिपिड प्रोफाइल वंस इन ए ईयर। मैं तो कहूँगा इंडियंस क्योंकि ज़्यादा प्रोन है तो 25 साल की उम्र से भी करा लेना चाहिए। जिनको फैमिली हिस्ट्री है या कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है या स्मोक करते हैं, उनको तो 18-20 साल की उम्र में से ही लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल करना। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है? जी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो डिपोजिशन होता है, स्टडीज़ हैव शोन कि 15 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और वो धीरे धीरे, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, आपको डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यंग एज पे ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। एक बार वो डिपॉजिट हो गया 50-55 साल की उम्र में, जब हार्ट अटैक पड़ गया, उस समय आप अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। देयर विल बी ए मार्जिनल डिफरेंस। अगर आप शुरू से ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ही नहीं होने देंगे तो हार्ट अटैक की नौबत नहीं आएगी। तो ये ABC आपके कंट्रोल होने चाहिए। आपने बताया मोटापा। मोटापा, इसको हम आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। डायबिटीज़ भी उसमें आ जाती है, मोटापा भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, BP भी आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंगल पैथोलॉजी कि भाई सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ ए कॉन्सेप्ट वेयर वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, तो वो ज़रूरी है। तो महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं कि वो कॉमन ही होते हैं? देखिए, महिलाओं में सिम्टम्स थोड़े से अलग होते हैं। स्टडीज़ है फाउंड कि उनमें उतने ज़्यादा सिम्टम्स कभी कभी नहीं होते हैं। महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं महिलाओं में, या महिलाएं इग्नोर करती हैं। एक मिथ है लोगों में कि फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ कम होती है। हाँ, डेफिनेटली मीनोपॉज से पहले देर इज़ सम प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स ऑन हार्ट, बट अगर आप स्मोक कर रहे हो, आजकल फीमेल्स बहुत स्मोक करती हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आपके डायबिटीज़ है, तो देन दैट प्रोटेक्टिव इफेक्ट इज ओवर। थायराइड इंक्लूडेड है इसमें? थायराइड इतना ज़्यादा हार्ट का से उसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज़ पार्ट ऑफ द होल। थायराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। तो इट इज़ एक इंटरकनेक्टेड बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। बट दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब फीमेल्स में हार्ट अटैक होता है तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा।
और आउटकम्स वर्स होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज़ बीन शोन, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज़ बीन शोन, फीमेल्स अपने सिम्टम्स को इग्नोर करती हैं, फीमेल्स देर से हॉस्पिटल पहुंचती हैं, फीमेल्स पहुंचने के बाद भी इवन डॉक्टर्स आर समटाइम गिल्टी ऑफ इग्नोरिंग देयर सिम्टम्स एज साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और एज गैस। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि फीमेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नहीं, मेल्स पे भी होती है, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक फीमेल इसलिए बहुत ज़्यादा सिम्टम्स अवॉइड करती हैं कि क्योंकि उनके ऊपर शायद ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल थिंग, कि वो कुछ एक टैबलेट ले लेंगी या कुछ गर्म पानी पी लेंगी अगर एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है। बट कंपैरेटिवली विच आई हैव सीन कि मेंस जो है बहुत जल्दी पैनिक करते हैं कंपैरेटिवली टू वेमेन। वेमेन इतना पैनिक नहीं करती इन चीज़ों में शायद। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ पे भी शोध की गई है कि क्यों ऐसा होता है कि फीमेल्स क्यों लेट पहुंचती हैं और क्यों। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप कह रहे हो। कुछ फैक्टर्स ये भी हैं कि उनको लगता है कि भाई मैं अगर हॉस्पिटलाइज होगी तो पूरा घर ही हमारा कोलैप्स कर जाएगा। प्लस not in every context, but in most of the context, females are not the bread earners of the society, of the family. तो उनको लगता है कि उनको शायद इग्नोर किया जाता है, तो which is definitely changing, but definitely females को हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। एंड मतलब I would say practically both males and females are equally prone to disease, and one should not ignore that just because it's a female you will not have a heart problem. कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है बेसिकली, बहुत सारे लोग जो हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं। कोई कहता है कि भाई पान का पत्ता कंज्यूम कर लो, पान के पत्ते से फ़ायदा होता है। कोई कहता है कि किसी तरीके का पानी पी लो सुबह उठ के, देयर इज़ लॉट ऑफ सीड्स कि आप उन्हें बॉईल करके पानी पी लो तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ हमारे ऑडियंस के लिए, क्या कोई होम रेमेडी है टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल थिंग? देखिए अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देर इज़ so many things that is available to us on social media, on so many platforms where people are claiming so many things, ठीक है। अब मेरा जो मानना है, जो मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर आप ब्लड प्रेशर को होम रेमेडीज से कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप ब्लड शुगर को होम रेमेडीज से कंट्रोल कर रहे हो, अब आप कोलेस्ट्रॉल को होम रेमेडीज से कंट्रोल करो, आप मुझे एविडेंस दिखाओ। कहने का मतलब है अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और आपने कहा कि मैं XYZ चीज़ करके अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहता हूँ, वेरी गुड। आप मुझे अभी का ब्लड शुगर आपका पता है, आप मुझे 1 महीने बाद अपना ब्लड शुगर का रिपोर्ट बताओ या HbA1c का रिपोर्ट बताओ। अगर आपका HbA1c का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है, कंट्रोल हो गया है, आई एम हैप्पी विद वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे आप कुछ भी नुस्खा अपना रहे हो। सिमिलरली ब्लड प्रेशर है, आप मुझे ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स दिखा दो कि भाई आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, आई एम हैप्पी विद इट। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड टेस्ट आप करा के दिखाओ, अगर कंट्रोल है तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। द प्रॉब्लम विद सच टाइप ऑफ होम रेमेडीज इज़ कि एक तो वो लोगों में एक मिथ है कि भाई कुछ भी हर्बल है वो बहुत ही सेफ है, विच अगेन इज़ ए मिथ। जो दुनिया के सबसे जो सीवियर पॉइजन्स हैं वो भी हर्बल कंटेंट से ही आए हैं। हमारी आधी से ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं वो अल्टीमेटली मेडिसिनल प्लांट से ही रिफाइंड होके निकली हैं। तो ये कहना कि हर्बल है तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो गलत है, क्योंकि हर्बल के साइड इफ़ेक्ट्स स्टडीड ही नहीं हुए हैं, तो आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बट जो भी है, अगर आप कहते हो कि मैं XYZ चीज़ करके, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल, लोग क्या करते हैं शुरुआत में तो बड़ी एंथुजियास्टिकली ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। उसके बाद उन्हें भी पता है कि इसको पहली बात फॉलो करना बहुत मुश्किल है, दूसरी बात शायद कामयाब नहीं हो रहे हैं, वो टेस्ट करना ही बंद कर देते हैं। शुगर का चेक करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चेक करूंगा तो बढ़ी हुई आएगी, तो बीबी बोलेगी कि भाई खाना बंद कर दो, तो चेक करना ही बंद कर देते हैं। सिमिलरली ब्लड प्रेशर। सो वन ट्राई टू फाइंड द इजी वे आउट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है दवाई खाना तो सबसे इजी वे आउट है। भाई आप नीम के पत्ते खा रहे हो जो कि इतने कड़वे होते हैं। पर लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है एक्चुअली मेडिसिन को लेके। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग डायबिटीज़ की दवाई लेने की बजाय कुछ होम रेमेडी ट्राई करते हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग, इसका जूस पी लो, उसका जूस पी लो, ऐसा पानी पी लो, वैसा पानी पी लो। लोगों के मन में एक डर बैठ गया है दवाइयों को लेके कि आप जितना ज़्यादा दवाई कंज्यूम करोगे
उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी वीक हो जाती है जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जैसे कंट्रोल ले, डायबिटीज़ इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। डायबिटीज़ होती है क्योंकि आपके पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, तो आपकी बॉडी का इंसुलिन कम होता है, या फिर आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होती है, तो जितना इंसुलिन बनता है उसका इफेक्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, ठीक है। उसमें आप दवाई शुरू से अगर लेना शुरू करके शुरू में अगर आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर लोगे तो इसको बोलते हैं लेगेसी इफेक्ट। अगर लेगेसी इफेक्ट आप शुरू से अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखोगे तो आपका बेनिफिट 10 साल बाद भी पता चलेगा। बाद में अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, हो सकता है आज आप एक मेडिसिन से कंट्रोल्ड है, थोड़े दिनों के बाद आपको हो सकता है मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़े, ऐड करनी पड़े मेडिसिन। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि दवाई खा रहे थे इसलिए बीमारी बढ़ी, ऐसा नहीं है। बीमारी तो बढ़नी थी, दवाई खा रहे थे तो हो सकता है आपकी उतनी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ी जितनी तेज रफ्तार से बढ़ सकती थी। तो इसलिए आप बीमारी से डरें, इलाज से ना डरें। साइड इफ़ेक्ट्स जो हमारी किताबों में लिखे होते हैं वो इसलिए लिखे होते हैं क्योंकि उस पर प्रॉपर शोध की गई है। अब आप जैसे होम रेमेडीज़ बोल रहे हैं, अब हमारे डोज तो दवाइयों की तो बड़ी मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम होती है कि भाई आपको 1 मिलीग्राम देनी है, नहीं कंट्रोल हो रही तो 2 मिलीग्राम की, 2 नहीं कंट्रोल हो रही तो 4 मिलीग्राम की। अब आप कोई XYZ जैसे किसी चीज़ का जूस ही आप मान लें, अब वो कितना आपने उसमें पानी डाला है, कितना उसमें कितने ग्राम उसमें से निकला, कितना आपने निचोड़ा, उसकी कोई देयर इज़ नो पैरामीटर्स, कोई ऐसा नहीं है। बस ये है कि आज सुबह आपने भाई इतने का वो। अब हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे जामुन है, उसका वो इट हैज़ ए हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, शुगर वो कम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन। जो एडिशनल चीज़ें हैं, जो जैसे कोई रस हो गया या कोई पाउडर हो गया, उसमें क्या है, उसके भी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स होते हैं, और आप दवाई भी खा रहे हो तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते बट नेचुरल तरीके से यू कैन बट देन आई नीड एविडेंस। तो नेचुरल तरीके से फॉलो करने के लिए आप कुछ टिप्स देंगे कि नेचुरल तरीके से आप कैसे देखिए, अपना शुगर कंट्रोल करेंगे? नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कम करें, आप प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा लें, फैट लिमिटेड अमाउंट में लें, ठीक है। बिल्कुल फैट ज़ीरो करने का भी कोई मतलब नहीं है। नाउ रिसर्च हैव शोन रादर देन फैट कार्बोहाइड्रेट्स आर अ बिगर चैलेंज। तो जैसे आप आटे में थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा लें, मिलेट्स आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, हाँ। उसको आप इस्तेमाल अपने खाने में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सो दीज आर द नेचुरल रेमेडीज़ दैट आई वुड रिकमेंड। कोई स्पेसिफिक चीज़ आई वुड रियली नॉट रिकमेंड कि आप इसका जूस लेना शुरू करें या उसका पाउडर लेना शुरू करें, बट एज फार एज हेल्दी डाइट एंड दैट ऑब्वियसली इज देयर। एंड ऐसा नहीं है, हेल्दी डाइट से भी आपका अगर आप ये हाई प्रोटीन डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। स्टडीज़ है फाउंड कि ऑलमोस्ट 5 to 8 मिलीमीटर्स मर्करी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है अगर आप सिर्फ डाइट अपनी फॉलो करें। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हैज़ टू बी फॉलोड लाइफ लॉन्ग। प्रॉब्लम क्या है कि लोग जोश में आके 1 महीने 2 महीने करते हैं, उसके बाद फिर वही पुराने वापस से। सो देन दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई नीड वट एवर यू आर डूइंग इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। और अगर आप वो लाइफस्टाइल नहीं आप कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना करें, और उसके साथ अगर चीज़ें नहीं कंट्रोल होनी है तो आप दवाइयाँ खाएं साथ में। आजकल छोटे छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, उनमें हार्ट अटैक आ रहा है। अब वो सडन कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है वो नहीं पता चलता, ठीक है, सडनली वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो क्या स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स को किसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हेल्दी रहे? मतलब अगर कोई बच्चा, अब देखा जाए तो अगर हम डिफरेंस माने तो जैसे कोई एक बंदा है जो जिम गोइंग बंदा है, ठीक है, अपने आप को फिट रख रहा है, जिम जा रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को उसने चेंज करके रखा है, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर है, उसके बाद भी उसे हार्ट अटैक आ रहा है, वो कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है, नो वन नोज दैट, बट हम कह देते कि हार्ट अटैक आ गया उसको। सेम विद बच्चा, जो बच्चा है,
6-7 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, हंसता खेलता बच्चा है, अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो क्या पहले से ये प्रिकॉशनरी कुछ टिप्स जो हैं जो फॉलो करने चाहिए? देखिए वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट डिजीज़ जेनेटिक होती हैं, अगर आपके पेरेंट्स को है तो बच्चे को भी हो सकते हैं, बट इतने यंग बच्चे को जनरली नहीं होती हैं। जनरली जो डिक्टिम होता है कि अगर आपके पेरेंट को अगर मान लो 50 साल की डिजीज़ एज पे हार्ट डिजीज़ हुई है, नेक्स्ट जनरेशन 10 साल पहले होती है। तो अगर 50 साल में आपके फादर को अगर हार्ट डिजीज़ डिटेक्ट हुई है तो चांसेस है कि आपको 40 साल की उम्र में डिटेक्ट हो सकती है, 10 साल प्री पोन हो सकता है। छोटे बच्चों में जनरली जैसे मैंने बताया ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक नहीं होता है, हालांकि हमने देखा है 14-15 साल के बच्चों को भी होते हुए, बट वो दे आर वेरी एक्सेप्शन, तो उस पर हम जनरलाइज्ड बेस नहीं कर सकते। छोटे बच्चों का वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो। ओवरवेट आजकल बच्चों में भी बहुत ओबेसिटी देखी गई है, तो ओबेसिटी तो डेफिनेटली अगर बचपन से है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत बार लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, समटाइम्स दीज सप्लीमेंट्स कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम। सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ प्रोटीन shakes, liquid protein shakes are shown that they increases chances of heart arrest। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स थोड़े से अवॉइड करें, लिमिटेड अमाउंट में लें। बेस्ट इज़ टू टेक द नेचुरल फूड दैट इज़ अवेलेबल। आप चिकन लें, फिश लें, आप अंडा लें, पनीर लें, सोयाबीन लें, उसमें प्रोटीन ज़्यादा लें रादर देन यूजिंग इट एज ए सप्लीमेंट इन ए पाउडर फॉर्म। जैसे कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। तो क्या कहते हैं, जो आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं उसको अनब्लॉक करने का तरीका क्या है? एक सवाल ये। दूसरा ये कि जैसे हार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो गया, मतलब कई बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो अब इस तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। वो सिचुएशन कब आती है और किस एज में आती है? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो उसको रिमूव कैसे करना है। तो देखिए दो सिचुएशंस होती हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल आपका धीरे धीरे डिपॉजिट कर रहा है और आर्टरीज सिकुड़ रही हैं, उसका ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो उससे आपके चलने फिरने में सांस फूलने लग जाती है, चलने में सीने में दर्द होता है, वीकनेस होती है, तो उसको हम क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं कि स्टेबल है बट आपके धीरे धीरे सिम्टम। कभी कभी क्या होता है उसके ऊपर क्लॉट जमा हो जाता है और सडनली आर्टरी बंद हो जाती है। जब सडनली आर्टरी बंद हो जाती है उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जब सडनली आर्टरी बंद हो जाती है और हार्ट अटैक है तो उस समय आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है और हमें इमीडिएटली वो आर्टरी को खोलना होता है, क्योंकि डाउन हिल मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़ीरो हो गई है, और जब मसल को ब्लड सप्लाई ज़ीरो हो गई है तो मसल डैमेज होने लग जाते हैं। तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें विद इन आवर्स आपको आर्टरी को खोलना होता है। या तो आप एंजियोप्लास्टी करके उस आर्टरी को खोलें, या आजकल क्लॉट बस्टर्स पहले यूज़ होते थे, तो कुछ इक्विपमेंट यूज़ करने इक्विपमेंट एंजियोप्लास्टी करना होता है, जिसमें कि आपके हाथ के रास्ते या पैर के रास्ते एक पतली सी ट्यूब हार्ट में जाती है। हम एक डाई इंजेक्ट करके देखते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पर है, कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है, फिर उसमें वायर डाल के, बलून डाल के पहले आर्टरी को ब्लड सप्लाई रिस्टोर करते हैं, और एक मेटालिक स्टेंट बोलते हैं जो कि एक स्प्रिंग टाइप की चीज़ होती है, जो वहाँ उसमें डाल देते हैं जिससे कि आर्टरी फिर से कोलैप्स ना करे और ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है। तो इसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अगर हार्ट अटैक की सिचुएशन में हो तो उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें समय इज़ इम्पॉर्टेंट, उसमें हम एवरी मिनट काउंट्स। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जिसमें आपको एंजाइना हो रहा है चलने फिरने में बट अटैक नहीं पड़ रहा है, उस सिचुएशन में भी अल्टीमेटली एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, बट उसमें आपके पास थोड़ा समय होता है कि भाई ठीक है आप एंजियोग्राफी करें। आपको अगर उस समय अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, आप रुक के भी एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। बट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जब आपकी आर्टरी पूरी 100% बंद है, यानी 99% बंद है, और हार्ट को डैमेज हो रहा है, उस समय इमीडिएट एंजियोप्लास्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर जैसे आपने बताया कि हार्ट वीक हो गया। अब हार्ट वीक तब होता है कि जब आपने ये सब सिम्टम्स इग्नोर किए, आप सही समय पे सही जगह नहीं पहुंच पाए, आपकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाई, आपकी आर्टरी बंद रही, और अल्टीमेटली वो हार्ट जो है डैमेज हो गया। जैसे कि खेत में फसल सूख गई, तो एक बार सूख गई तो फिर उसको आप कितना भी पानी दोगे वो वापस नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हार्ट डैमेज हो गया, उसके बाद आप आर्टरीज को कितना भी खोल दोगे तो
समटाइम्स द हार्ट डजंट रिकवर, हार्ट वीक रह जाता है। हार्ट जब वीक रह जाता है तो आजकल उसके लिए भी एडवांस कुछ डिवाइसेस हैं जिसको आईसीटी या सीआरटीडी बोलते हैं, कुछ पेसमेकर टाइप की चीज़ होती है जो हम लगा के हार्ट बीट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एडवांस दवाइयाँ आई हैं जो हार्ट बीट को इम्प्रूव कर सकती हैं। पर कुछ पेशेंट्स में ये सब करने के बाद भी हार्ट वीक रह जाता है और बार बार उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत आई पड़ती थिंक है। बॉडी का ही कुछ हाँ, इशू रहता है। हाँ, मतलब मतलब वो मसल बचा ही नहीं हाँ, हार्ट हाँ, में, तो हाँ, फिर हाँ। वो आप कितना उसको इम्प्रूव कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में देन वी रेकमेंड टू गो फॉर इधर हार्ट ट्रांसप्लांट, और आजकल एलवैड बोलते हैं जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस होते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल हार्ट है, वो हम इम्प्लांट कर सकते और ये हैं। कितना सेफ है और कितने टाइम तक है? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट तो काफ़ी सेफ है। चैलेंज इन हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ कि आपको एक डोनर चाहिए होता है। डोनर ऑब्वियसली जो किसी कारण से ब्रेन डेड आदमी का ही हम हार्ट ले सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर्स इज़ अ चैलेंज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन आवर कंट्रीज़। उसके लिए जो आर्टिफिशियल हार्ट है जिसको एलवैड बोलते हैं, इट इज़ ए डिवाइस जिसमें आप लगा सकते हैं। उसको भी शुरू में उसको यूज़ करते थे कि जब तक डोनर नहीं मिल रहा है तब तक आप एक टेम्परेरी सपोर्ट के लिए, बट नाउ रिजल्ट्स हैव शोन कि इवन फॉर लॉन्ग ईयर्स, 5 years 10 years, द एलवैड कैन सपोर्ट योर बॉडी। तो विदेशों में भी अब हो गया है कि जिनको इसलिए लगाया था कि भाई ट्रांसप्लांट तक उसको वेट करना हो, वो ट्रांसप्लांट लिस्ट से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनको इतना फ़ायदा होता है उस एलवैड से कि, तो एलवैड इज़ वन थिंग एंड देन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली इज़ देयर अगर आपको डोनर है। और एंड डेफिनेटली इन सब, देखिए आप सेफ्टी का उस चीज़ से मानेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या है आउटकम, कुछ नहीं करेंगे तो 80% ऑफ दीज पीपल विल नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ ईयर, and when you do a transplant 80% survive for at least 5 years. 5-year life expectation is more than 80% after a transplant. So definitely there is a difference. मतलब these are patients who are no option patients. अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जान जाएगी ही। ऐसे पेशेंट्स के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट, एलवैड, दे आर एन ऑप्शन। तो मैं इस वर्ल्ड हार्ट डे में मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को एक हेल्दी हार्ट रखने का एक मैसेज दें, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो ओवरऑल एज ग्रुप फैक्टर्स के बारे में बात करें। तो जाने से पहले मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दे दें कि कैसे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया इस बार का थीम है डोंट मिस ए बीट। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने हार्ट के बारे में जानें, अपने हार्ट को पहचानें, अपनी हार्ट की गति को पहचानें। कभी भी आपको लगता है कि आपका हार्ट या सिम्टम्स दे रहा है या यू आर नॉट फीलिंग वेल, उसको चेक करें और अपने ABCs का ध्यान रखें, शुगर का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें। स्मोकिंग बिल्कुल बंद रखें। स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। जो लोग स्मोक करते हैं उनका अगर कोई और रिस्क फैक्टर ना भी हो तो भी उनको हार्ट अटैक हो सकता है। यंग एज में हमने देखा है 14-14, 15-15 साल के बच्चे हार्ट अटैक लेके आते हैं जस्ट बिकॉज कि या तो वो स्मोक कर रहे हैं या उनके परिवार में पेरेंट्स स्मोक कर रहे हैं और सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कारण उनको दिक्कत हो रही है। तो स्मोकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने ABC का ध्यान रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई परेशानी होती है, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर की सलाह मानें, देसी नुस्खे अपनाइए, लेकिन उनके रिजल्ट्स को मॉनिटर कीजिए। अपनी मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक XYZ चीज़ को अपनाना और उस पर पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास कर लेना कि यही मेरे लिए सफिशिएंट है, वो गलत है। उससे अगर आपके अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं देन यू हैव टू टेक मेडिसिन्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमिताभ। आई होप डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको टिप्स बताए हैं वो आपको मेरे ख्याल से फॉलो करने चाहिए, क्योंकि यंग एज में अब ज़्यादा हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और अगर आपको ज़्यादा जीना है, ज़्यादा खुश रहना है, तो प्लीज़ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर ने बताया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसी लगी, आपके कोई भी सवाल हैं तो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख के भेज सकते हैं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।